नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम में 4 प्रखंडों में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी। शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी पोलिंग पार्टियों की डिस्पैचिंग। जिले में स्वच्छ, सुरक्षित व शांतिपूर्वक संपन्न होगा मतदान। चारों प्रखंडों में प्रशासन एवं सुरक्षा की तैयारियां हुई चाक चौबंद। जमशेदपुर के डीसी व एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। चांडिल के चिरगू में भीषण सड़क दुर्घटना, 4 की मौत, 15 घायल। चालक को छतरी आने से डिवाइडर से टकराकर पलटी पिकअप वैन। घायल इलाज के लिए भेजे गए एमजीएम। 3 रिम्स किए गए रेफर। विधायक सविता महतो ने एमजीएम पहुंच घायलों का जाना हाल। और हाईवे के होटलों में आबकारी विभाग का छापा। घाटशिला के धर्मबहाल पूजा होटल से 7 पेटी शराब हुई जब्त। अधिकारियों ने गालूडी में ध्वस्त की महुआ शराब भट्टी। 70 लीटर शराब व 3600 किलो जावा महुआ बरामद। पंचायत चुनावों के मद्देनजर डीसी के आदेश पर हुई कार्रवाई। आइए अब बात करते हैं आबकारी विभाग द्वारा शराब के अवैध कारोबार पर की गई कार्रवाई की। जमशेदपुर आबकारी विभाग ने घाटशिला धर्मबहाल में छापामारी कर 7 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। वहीं अधिकारियों ने गालोडी थाना क्षेत्र के भूरूडांगा में छापा मारकर वहां चल रही महुआ शराब भट्टी को ध्वस्त करते हुए वहां से 3600 किलो जावा महुआ एवं 70 लीटर महुआ शराब बरामद की है। बता दें कि आसन्न पंचायत चुनावों के मद्देनजर उपायुक्त के निर्देश पर जिला आबकारी विभाग अवैध शराब का कारोबार रोकने के लिए अभियान चला रहा है। इसी क्रम में जमशेदपुर के सहायक उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने घाटशिला थाना अंतर्गत महुली शोल स्थित पूजा लाइन होटल में छापामारी की। वहां से अधिकारियों ने 7 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद की। इसी तरह विभागीय अधिकारियों ने गालोडी थाना अंतर्गत भूरूडांगा में चल रही अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टी को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने वहां से 70 लीटर तैयार अवैध महुआ शराब एवं 3600 किलो जावा महुआ भी बरामद किया, जिसे वहीं नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने भट्टी में प्रयोग किए जा रहे सारे बर्तन भी फोड़ डाले। विभाग की ओर से इन दोनों मामलों में फरार संचालकों के विरुद्ध फरारी का अभियोग दर्ज कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आइए बात करते हैं सरयू राय द्वारा डीसी ऑफिस के सामने धरना देने की घोषणा किए जाने की। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय शहरवासियों को टाटा स्टील से नागरिक सुविधाएं दिलाने के लिए 16 मई को डीसी ऑफिस के समक्ष धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को लीज एग्रीमेंट के अनुरूप सुविधाएं देने के प्रति कंपनी के रवैये से आहत होकर उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने गुरुवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि टाटा स्टील के लीज एग्रीमेंट के अनुसार कंपनी जमशेदपुर वासियों को सारी नागरिक सुविधाएं अन्य नगर निकायों की समरूप दर पर मुहैया कराएगी, लेकिन एग्रीमेंट के लगभग 4 दशक बाद भी कंपनी इस शर्त को पूरा नहीं कर पाई है। वर्ष 2005 में हुए लीज नवीकरण के भी 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन कंपनी अब तक शहर के कई क्षेत्रों के नागरिकों को बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में टाटा स्टील UISL के MD ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2025 तक 5000 नए वाटर कनेक्शन देने की घोषणा की है। श्री राय ने याद दिलाया कि वर्ष 2025 में कंपनी की लीज अवधि पूरी हो रही है, यानी कंपनी इस लीज पीरियड में सुविधाएं देने से बचना चाहती है। सरयू राय ने कहा कि इससे पूर्व कंपनी के अधिकारी उनके साथ वार्ता में जो आश्वासन देते रहे, जो दावे करते रहे, वे उन पर अमल नहीं कर रही है। इससे उन्हें बहुत ठेस पहुंची है और वे अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसलिए अब उन्होंने कंपनी से सरकार के माध्यम से बात करने का निर्णय लिया है और इसी के तहत वे आगामी 16 मई को जिले में सरकार के प्रतिनिधि उपायुक्त के कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा वे जनहित के कार्य के लिए सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी वे अकेले धरना देंगे, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर वे शहरवासियों के साथ बड़े आंदोलन का निर्णय भी ले सकते हैं। क्षेत्र के नागरिकों को तमाम नागरिक सुविधाएं नगर पालिका की एवज में देने के लिए टाटा स्टील ने समझौते में स्वीकार किया। ये सारी सुविधाएं ये देंगे, ये सुविधाएं अपने खर्चे पर देंगे और चार्ज उतना ही करेंगे जितना सरकार अपनी नगर पालिकाओं के लिए रेट तय करती है। 1985 में पहली बार ये समझौता हुआ था, 2005 में इसका रिन्यूअल हुआ। 36-37 साल हो गए। 37 साल में एक बड़ा इलाका जमशेदपुर का है जहाँ अपनी जन सुविधाएँ नहीं पहुँचाई। रिन्यूअल का भी जोड़ें तो 17 साल हो गया।
नागरिकों को सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। और लीज के समझौते में अपने केवल लीज क्षेत्र के लोगों को नहीं देने का है, सिटीजन्स ऑफ जमशेदपुर लिखा है। तो उस हिसाब से हम तो देख रहे हैं कि इनका जो लीज क्षेत्र है, उस लीज क्षेत्र की भी कई बस्तियां हैं। छाया नगर से लेके आप चंडी नगर चले जाइए, भूयाडी है, कल्याण नगर है, बाबूडी है, लाल भट्टा है, ग्वाला बस्ती है, ब्राह्मण बस्ती है। इन इलाकों में भी नहीं मिला है, केबुल टाउन में नहीं मिला है, इनका जोजोगेड़ा में नहीं मिला है। तो दर्जनों बस्तियां हैं जहाँ इन्होंने नहीं दिया। इन 10 बस्ती में हम लोग बहुत जोर डालने पर उन्होंने पानी दिया, वहाँ बिजली नहीं दे रहे। बगल में यहाँ शिवपुरी बस्ती है, टेलीफोन एक्सचेंज के लोग हैं वहाँ पर। इनको कहा कि आप SF नंबर ले लीजिए, अब यहाँ से नोटिफाइड एरिया से हम आपको देंगे। जब सब लोग लेकर आए, इंतजार कर रहे हैं साहब, नहीं दे सकते हैं, ऑर्डर हमको नहीं मिला है। इस बीच में कल अखबारों में देखा हमने कि जो पहले यूसो था, उसके MD साहब ने कहा कि 5000 घरों में रुकेंगे। बीच में मैंने पढ़ा तो ये 2005 की बात है, 2025 तक देंगे। नहीं, 2024 में लोकसभा विधानसभा का चुनाव है, तो चुनाव की तिथि तक ये नहीं देंगे, उसके बाद ही देंगे। तो इससे उनका मंतव्य समझ में आ रहा है। और मैं 2020 के फरवरी से इनके साथ लगातार वार्ता कर रहा हूँ। कई कागजात उन्होंने दिया है, लिखित में दिया है, लाल पीला रंग में रख के दिया है कि इसी तरह से हम इन बस्तियों में सुविधाएँ उपलब्ध कराएंगे। आज जो सबसे कठिन लाल भट्टा बाबूडी बस्ती है, उसमें कहा कि इसका सर्वे का काम पूरा हो गया है और 2 साल बाद करेंगे, 2025 में देखेंगे। इनके इस रवैये से बहुत आहत हुआ हूँ, मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ। इसलिए मैंने सरकार के माध्यम से अब उनसे बातचीत करने का निर्णय लिया। सरकार की प्रतिनिधि यहाँ उपायुक्त हैं, उनके कार्यालय के सामने मैं 16 मई को धरना पर बैठूंगा। मैं अकेले धरना पर बैठूंगा। मेरे समर्थन में कोई आए जाए रहे वो अलग बात है, अगर मैं अकेले ऑफिस के सामने धरना पर बैठूंगा और उसके माध्यम से मैं सरकार को कहूँगा कि आप क्या चाहते हैं साहब। 36 साल हो गए लीज टाटा लीज समझौता हुए, 36 साल में इन्होंने क्या किया, जरा उसका हिसाब मांगिए। रिन्यूअल है उसका 2005 में हुआ, 17 साल हो गए, इन्होंने क्या किया है, जरा उसका हिसाब मांगिए। और अब कह रहे हैं कि 2025 के बाद देंगे। 2025 में तो इनका लीज समझौते का रिन्यूअल होने वाला है। 2005 में जिस तरह से बस्तियों को अलग कर दिया, वैसे ही कई चीज़ों को सरकार से अलग करा ले सकते हैं। तो ये भूल जाते हैं कि 2025 में उनके समझौते का, नवीकरण का, लीज अवधि का अंत हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से ये कहूँगा कि इनका लीज नवीकरण होने के पहले तक इनको सुनिश्चित कराइए कि सारी सुविधाएँ दें। और ये सुविधाएँ में क्या क्या है, लीज समझौता के ही अलग अलग पन्नों पर जो लिखा है उसको टाइप करा के मैंने आपको दिया। नगर पालिका एक सुविधा जितनी देती है, सारी सुविधाएं इनको देना है, अपने खर्चे पर देना है, उतना ही चार्ज करना है जितना सरकार ने अपने नगर पालिका को सुनिश्चित किया है। अगर 5-10 वर्षों का आकलन सरकार करे कि क्या उतना ही चार्ज कर रहे हैं जितना नगर पालिका के लिए सरकार ने तय किया है, या उसे अलग कर रहे हैं। इसलिए मेरा यही एक प्रयास है कि 2 साल के भीतर इन सारी चीज़ों को कराना है और सरकार हिसाब किताब ले, बहुत करे, CAG से कहे कि ज़रा परफॉर्मेंस ऑडिट करिए। फिजिकल ऑडिट जो भौतिक निरीक्षण कहा जाता है, जमशेदपुर में जन सुविधाओं का भौतिक निरीक्षण क्या है, मैं सारी चीज़ों के लिए सरकार पर दबाव बना रहा हूँ। अभी मैं अकेले धरना पर बैठ रहा हूँ, स्थिति नहीं सुन जाएगी तो बड़ा कार्यक्रम मैं जनता को लेकर के करूँगा और उपायुक्त से लेकर मुख्यमंत्री तक हम लोग आवाज देंगे। आइए बात करते हैं जिले में प्रथम चरण के पंचायत चुनावों के लिए हुई चाक चौबंद तैयारियों की।
पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रथम चरण के पंचायत चुनावों के लिए 14 मई को मतदान की तैयारियां पूरी हो गई है। शुक्रवार सुबह 8 बजे से पोलिंग पार्टियों की डिस्पैचिंग शुरू होगी। जिला प्रशासन ने इसके साथ ही मतदान के लिए आवश्यक सारी तैयारियां पूरी कर ली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के प्रथम चरण में आगामी 14 मई को पूर्वी सिंहभूम के 4 प्रखंडों घाटशिला, मुसाबनी, गुड़ाबांधा एवं डुमरिया प्रखंडों में मतदान होना है। जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस ने शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है। उपायुक्त विजया जाधव एवं वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिलवरन ने गुरुवार शाम संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदान की तैयारियों की जानकारी दी। जिन ब्लॉक्स की बॉर्डर बंगाल और उड़ीसा के साथ सटी हुई है, उन जगह पे भी ड्रॉपलेट्स डाले गए हैं और काफ़ी सख्ती से और काफ़ी डिटेल वे में गाड़ियों का आवागमन एवं मॉनिटरिंग को देखा जा रहा है। मेडिकल का माइक्रो प्लान हमें सिविल सर्जन द्वारा प्राप्त है और इन 4 ब्लॉक्स में और आने वाले चरणों में भी इसी तरह की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। क्लस्टर पॉइंट्स पे हमने डिटेल मेडिकल व्यवस्था की गई है। सारे मेडिकल ऑफिसर्स, पैरामेडिक स्टाफ्स, एम्बुलेंसेस, ममता वाहन रेडी मोड में काम कर रहे हैं। इनके ड्राइवर्स के, डॉक्टर्स के और पैरामेडिक्स के नंबर्स हमने पोलिंग पार्टी को, पुलिस पर्सनल को हमने दिए हुए हैं। बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो इस किट में दी जा रही है, जिसमें बेसिक 10 तरह की दवाइयाँ और इवन मॉस्किटो रिपेलेंट भी हम दे रहे हैं। साथ में एंटी वेनम सिरम जो है वो CHC सेंटर्स पे अवेलेबल किया जा रहा है और इवन सर्पेंट रिपेलेंट्स जो है क्लस्टर्स पे जहाँ पे रात में निवास करने के लिए लोग जाएंगे, वहाँ पे जंगल एरिया में कहीं पे भी सांप या सर्पदंश रिलेटेड चीज़ें नहीं हो, इसकी भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। क्लस्टर्स में लाइट, पर्याप्त विद्युत व्यवस्था, पानी, शौचालय, प्रसाधन एवं रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। जितने दाल भात सेंटर्स हैं हमारे, कोई ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे या क्लस्टर्स पे कार्यरत रहेंगे। साथ ही साथ बाकी जितनी भी फैसिलिटेशन वाली हमने व्यवस्था है वो हमने व्यवस्था इंश्योर की है। इन मतदान दलों का, कर्मियों का 3 चरणों में डिटेल ट्रेनिंग कंडक्ट किया गया है, जिसमें मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक प्रथम और मतगणना सहायक द्वितीय ये भी काउंटिंग का ट्रेनिंग ले चुके हैं। हमारे जो बॉक्सेस हैं वो बॉक्सेस घाटशिला में जैसे रिसीव किए जाएंगे और फिर इनके काउंटिंग 17 तारीख को शुरू होगी। जब काउंटिंग शुरू होगी सब पैरेलली सेकंड फेज़ का भी डिस्पैच किया जाएगा और 3rd and 4th फेजेस का ही काउंटिंग एक दिन में आयोजित किया है जो जमशेदपुर में होगा। तो मैं ये विश्वास के साथ कहती हूँ कि हमारे इस त्रिस्तरीय पंचायती आम निर्वाचन 2022 चुनाव के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है। हमने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का बारंबार अवलोकन किया है, रिव्यू लिया है। जहां अभी भी कोई चीज़ों की कमी महसूस हो रही है उनको फिलअप करने के लिए, गैप्स को फिलअप करने के लिए आवश्यक आदेश दिए जा रहे हैं और सारे कर्मी मुस्तैद हैं, वो ट्रेंड है, वो आत्मविश्वास से पूर्ण है और कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा, ये भी मुझे विश्वास है। भारत में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार जिस तरह से मतदान का आयोजन किया जाता है और जितने सैक्रोसैंटली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उन सारे नियमों का हम पालन कर रहे हैं। मेरा सभी पूर्वी सिंहभूम वासियों से अपील रहेगा, आप अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें, निर्भीड होकर फियरलेसली आप अपने नज़दीकी मतदान केंद्र में जाएं और अपने मतदान के अधिकार का फियरलेसली उपयोग करें। और हमारे पंचायत सिस्टम जो है, जिनमें घटना के संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए जा रहे हैं, उन अधिकारों के उपयोग के लिए अपने लोकतंत्र को मजबूत करें, पंचायती सिस्टम को मजबूत करें और किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत हो, कहीं से भी कोई धमकी हो, किसी भी प्रकार का अनटूवर्ड इंसिडेंट हो रहा हो या आपके कहीं आसपास हो रहा हो या होने की कोई संभावना या कोई न्यूज़ आपको प्राप्त हो, तो आप अपने नाम को गुप्त रखते हुए भी हमें इसकी सूचना दे सकते हैं। हमारा नंबर्स ऑलरेडी विविध त्योहारों के लिए जो कंट्रोल रूम में नंबर्स डिस्प्ले होते हैं वही नंबर है एंड आई अलॉन्ग विद SSP सर्स नंबर्स आर एक्टिव ऑल द 24/7। सो मैं ये अपील करती हूँ कि किसी भी प्रकार के भय नहीं रखते हुए निर्भीकता से
इस निर्वाचन के प्रोसेस को हम लोग सब एंजॉय करें और इसको अच्छे से संपन्न करें, यही मेरी आपसे आग्रह है। इससे पूर्व दोनों अधिकारियों ने कोऑपरेटिव कॉलेज स्थित डिस्पैचिंग सेंटर में पोलिंग पार्टियों की डिस्पैचिंग के लिए की गई तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने बताया कि 14 मई को प्रथम चरण के मतदान के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे से पोलिंग पार्टियों की डिस्पैचिंग शुरू होगी, जिसकी सारी तैयारियां कर ली गई है। उपायुक्त ने इस दौरान पोलिंग पार्टियों को रवाना किए जाने से लेकर मतगणना तक की सारी तैयारियों की विस्तार से जानकारी देते हुए आगामी 14 मई को स्वच्छ, सुरक्षित एवं शांतिपूर्वक मतदान संपन्न होने का विश्वास जताया। ये कोऑपरेटिव कॉलेज हमारे ज़िले के जो 4 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है, वो 4 ही फेजेस के लिए ये हमारा डिस्पैच सेंटर रहेगा। यहाँ से कल प्रथम फेज़ में 4 ब्लॉक्स का जो मतदान हो रहा है उसका डिस्पैच कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा। हमारा वाहन कोषांग यहीं से काम कर रहा है, जो कम्प्लीटली ऑपरेशनलाइज हो चुका है। हमने यहाँ पे मुसाबड़ी, गुड़ाबांदा, घाटशिला और डुमरिया इन 4 ब्लॉक्स के डिस्ट्रीब्यूशन का निरीक्षण किया है। इसके जो बैलेट बॉक्सेस है वो यहाँ पे आ चुके हैं। जनरल मटेरियल इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी करके रखा हुआ है। पोलिंग ब्लॉक वाइज, पोलिंग बूथ वाइज और रो वाइज यहाँ पे मार्किंग किया जाएगा, ताकि लोगों के लिए ये एक ज़्यादा आसानी हो अपना कलेक्शन बेंच या कलेक्शन जगह ढूंढने के लिए। और पानी, शौचालय, खाने की व्यवस्था है, प्रसाधन की व्यवस्था है, तो लोगों के लिए वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन ब्लॉक से हमारे लोग आने वाले हैं उनके लिए फेरी बसेस का अरेंजमेंट किया गया है। लोग वहाँ पे उन ब्लॉक के हेडक्वार्टर से यहाँ तक आ पाएंगे, ताकि वो कलेक्शन में कोई देरी नहीं हो। और जहाँ जहाँ पे छोटे छोटे प्रिपरेशन के डिफरेंसेस रहे हैं या कहीं कुछ शॉर्टफॉल्स है, तो हमने ठेकेदार या एजेंसीज को बोल के उसको 8-9 बजे तक कंप्लीट करने के आदेश दे दिए हैं। दोबारा हम यहाँ पे रात के 9 बजे 10 बजे आके देखेंगे कि हाउ प्रिपेयर्ड वी आर फॉर टुमारो 8 o'clock। जहाँ पे अभी जैसे देखिए आप, यही कॉलेज हमारा एंड के 2 फेजेस के लिए स्ट्रॉन्ग रूम का भी काम करेगा, जहाँ पे रिसीविंग यहाँ पे होने वाला है। जैसे प्रथम और द्वितीय चरण का डिस्पैच यहीं से हो रहा है, मगर उनका रिसीविंग घाटशिला सेंटर में होगा। उस तरह से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ फेज का जो इलेक्शन होगा उसका डिस्पैच इस जगह पे होने वाला है। तो ये जगह डिस्पैच सेंटर के साथ साथ स्ट्रॉन्ग रूम के रूम में भी काम करने वाली है। तो स्ट्रॉन्ग रूम के जो खिड़कियां बंद करना होता है या उसके सीसीटीवी कैमरास लगाने होते हैं, या अंदर का वायरिंग बंद करने का बाहर एक स्विच दिया जाता है, या जिस तरह से बैरिकेडिंग करना है, वो काम अभी भी हम देख रहे हैं शुरू है। तो हमने उनको यही निर्देश दिए है कि आप इसको समय के पूर्व ही कंप्लीट करें और सीसीटीवी कैमरास भी लगाएं, ताकि हम थोड़ा सा मूवमेंट को देख सकें। और खासकर कल के डिस्पैच के आलोक में मार्किंग, डायरेक्शंस और टेबल्स के और ब्लॉक्स के बैनर्स ज़्यादा सुस्पष्ट होने चाहिए, ताकि लोग ढूंढ रहे हैं ऐसा नहीं। एक बूथ से कितने लोगों का? 4 लोग हैं ना। हाँ, तो 4 लोग एक बेंच पे बैठे रहेंगे, उधर ही उनको सारा मटेरियल अपने कस्टडी में लेना है, उधर ही उनका पेमेंट भी किया जाएगा। पेमेंट के लिफाफे भी हमने तैयार करके रखे हुए हैं। सो वो कल ट्रेजरी से लेके हम। उधर वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिलवनन ने भी चारों प्रखंडों में शांतिपूर्वक, स्वच्छ एवं सुरक्षित मतदान संपन्न कराने के लिए की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रथम चरण के मतदान को लेकर चारों प्रखंडों में की गई सुरक्षा तैयारियों एवं उन क्षेत्रों से सटे बंगाल के पुरुलिया व झारग्राम एवं उड़ीसा के मयूरभंज जिलों से अवांछित घुसपैठ रोकने के लिए की गई तैयारियों की भी जानकारी दी। पंचायत इलेक्शन 2022 जिला पूर्व सिंहभूम के पहला चरण इलेक्शन के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार है। इसमें जो भी सुरक्षा संबंधित एक्सरसाइज करना है वो सब हम लोग तैयार किए हुए हैं। और उस संबंध में कुछ आंकड़ा है इस प्रकार का है। जैसे सबसे पहले हमारे पास प्रथम चरण में कुल 682 बूथें हैं और 253 बिल्डिंग हैं। उनको 3 कैटेगरी में हम लोग बांटे हैं सेंसिटिविटी के मुताबिक, जैसे नक्सल, नॉन नक्सल और नॉर्मल बूथ हैं। नक्सल में 2 प्रकार का है, हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव। और नॉन नक्सल में पॉलिटिकली जो सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव और नॉर्मल होते हैं। तो इस मानक के आधार पर हम लोग सभी जगह पे कितने फोर्स हम लोग को उपलब्ध कराना है, वहाँ पर लाठी बल देना है या आर्म्ड बल देना है, वहाँ पर होमगार्ड चाहिए या डीएपी चाहिए, उस बेसिस पर हम लोग उसमें काम करके फोर्स हम लोग दिए हुए हैं। इसके अलावा जैसे अभी हम लोग देखें जो 7 बूथें हैं, मतदान केंद्र हैं, जिसको हम लोग सुरक्षा का दृष्टिकोण से, जिसमें हम लोगों को सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जा रही है,
उसको हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हम लोग रीलोकेशन के आदेश प्राप्त हुई है। उसमें संबंधित कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है और किया जा रहा है, और हम लोग जो है उसमें ज़रूरत फोर्स और एंटी नक्सल ऑपरेशन पे हम लोग करते आ रहे हैं। इसके अलावा ये जो पूरे प्रथम चरण में कुल टोटल 29 बिल्डिंग 29 बिल्डिंग यानी 61 बूथ जो शेड ऑफ जोन में आती है, जैसे उसमें मोबाइल वहाँ बात नहीं हो सकती है, जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन प्लान में वहाँ पर अल्टरनेट रूप में वायरलेस का हम लोग बेस सेट और जो बूथ में हैंडल सेट हम लोग स्थापित कर रहे हैं, कल क्लस्टर सेंटर में स्थापित हो जाएगी, और जो भी उसमें फोर्स बूथ में जाएंगे उनके पास हम लोग जो है हैंडल सेट भी हम लोग देंगे। इसके अलावा जो मतदान बैलेट पेपर बांटना और बाकी जो चीज़ें हैं बूथ लेवल के जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो सेक्टर हम लोग टोटल 73 किए हैं। इसमें सेक्टर दंडाधिकारी, सेक्टर पुलिस ऑफिसर और सुरक्षा बल इसमें तैनात है। इसके अलावा फोर्स का हम लोग केंद्रीय पारामिलिट्री बल 3 कंपनी हम लोग को मिला है, जो जिला पहले से ही जिला में अवस्थित है। भारत सरकार द्वारा इनको चुनाव कार्य में लगाने में परमिशन मिल चुका है। तो कुल हम लोग 3 कंपनी हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं 193 बटालियन के CRPF का, और कुल फोर्स हम लोगों को करीब 1400 फोर्स इसमें लग रहा है, और इसमें बाहर से करीब 150 हम लोगों को इंडिया रिजर्व बटालियन का ट्रेनी बल हम लोग मिल रहे हैं, और 1400 का बल हम लोग इसमें तैनात कर रहे हैं। तो कुल टोटल हम लोग 3 लेयर का सिक्योरिटी दे रहे हैं, जो अपने पोलिंग पार्टी को भी और जो मतदान देने वाले जो है पब्लिक को भी। इसमें सबसे पहले जो है बूथ लेवल पे, बिल्डिंग लेवल पे हम लोगों का जो है सुरक्षा का प्रदान कर रहे हैं। उसके सेकंड लेयर में हम लोग को हर थाना प्रभारी के हाथों में कुछ बल हम लोग QRT रूप में दे रहे हैं, वो अपना सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी होंगे। कहीं भी किसी भी थाना क्षेत्र में किसी बूथ में कोई असंभव होने पे, मारपीट होने पे या कोई भी कंप्लेंट होने पे तुरंत वहाँ पर दल पहुँच के अपना त्वरित कार्रवाई करेगी। उसके अलावा थर्ड लेवल पे हम लोगों का जोनल लेवल पे, सुपर जोनल लेवल पे DSP के जो है QRT टीम तैनात की जा रही है। और ये इलेक्शन अच्छे माहौल में संपन्न कराना है, तो हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन का भी कार्रवाई जैसे ही 9 तारीख को इलेक्शन का सूचना प्राप्त हुई अप्रैल को, तो तब से हम लोग करना शुरू किए हैं। अभी तक कुल हम लोगों के 320 वारंट एग्जीक्यूट हुआ है। इसमें टोटल आर्म्स जो जिला में है सभी आर्म्स का जो है वेरिफिकेशन 100% हो चुका है, और आर्म्स अभी तक हम लोग के पास डिपॉजिट हुआ है 314, जो रूरल इलाका का पूरा कवर कर रहे हैं। और अभी तक CRPC 107 यानी जो आदमी का अच्छे बिहेवियर को बरकरार रखने के लिए उनके खिलाफ बाउंड डाउन होती है, उसमें 1242 आदमी को हम लोग नोटिस सर्व किए हैं, और उसमें से 195 आदमी को करीब 20-22% आदमी को हम लोग बाउंड डाउन नोटिस दे चुके हैं SDO को कार्यालय से। और जो चुनाव निष्पक्ष होने के लिए जो लिकर का हम लोग रेड करना है, इसमें दोनों विभाग से, अपने पुलिस विभाग से भी और उत्पाद विभाग से भी रेड किया गया है, संयुक्त रेड भी कहीं हुआ है। इसमें हम लोग जो पुलिस की तरफ से अभी तक 331 लीटर शराब हम लोग बरामद किए हैं, और जावा महुआ 6005 किलोग्राम 6005 किलोग्राम मोटा मोटी 6 टन का जावा महुआ हम लोग बरामद किए या डिस्ट्रॉय किए हैं इंस्टीट्यूट पे वहीं पर जाके। और इस प्रथम फेज में बगल में हम लोगों के जो है पुरुलिया जिला है वेस्ट बंगाल के, झारग्राम जिला है वेस्ट बंगाल के, और हम लोगों का मयूरभंज जिला है उड़ीसा से। उस एरिया से कोई अनाधिकृत रूप से पैसा का लेके आना या प्रलोभन देने के सामान लेके आना या कोई भी दारू नशा सामान को लेके नहीं आए, क्रिमिनल को पार नहीं करें, तो इसके लिए हम लोग चेक नाका का स्थापित किए हैं। चेक नाका पिछले 15 दिनों से कार्यरत है, लेकिन अभी आज और नेक्स्ट 48 आवर्स में ये 24 आवर्स कार्यरत है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट और बल दिया गया है, और हर पल में हम लोग वहाँ पर चेकिंग भी कर रहे हैं। अभी तक टोटल जो चुनाव घोषणा होने के बाद जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन के लिए एक कांड हम लोग को दर्ज हुआ है, जिसमें पटमदा थाना का PS केस नंबर 15/2022, इसमें प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट एवं सुसंगत धाराओं में IPC में कांड दर्ज किया गया है। अभी तक हम लोगों के पुराना केस में जो कैंडिडेट्स हैं उनके 2 कैंडिडेट अरेस्ट हुए हैं। एक सुचित्रा सरदार मुखिया का कैंडिडेट है, कोवाली थाना का कांड संज्ञा 40/18 का 420-406 कांड के जो है अभियुक्त रहे हैं। इनके कोर्ट के माध्यम से प्राप्त वारंट के अनुसार इनका हम लोग अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भेजे हैं। दूसरे हैं सूरज मंडल, जिला परिषद के कैंडिडेट हैं, इनका भी कोवाली PS का केस है, जिसमें सरकार के काम को वादा करने के कारण उनको वारंट प्राप्त हुआ था, उसको भी हम लोग उनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजे हैं। इसके अलावा
हम लोगों को कंटिजेंसी प्लान भी तैयार किया है। किसी भी कारण यदि कोई आपातकालीन स्थिति में कोई नक्सली अटैक हो या नहीं तो फिर कोई नेचुरल प्रॉब्लम हो या कोई भी इशू हो, इसमें लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए हम लोगों को सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर के बगल में और पैरामिलिट्री कैंप के बगल में हम लोग हेलीपैड को आइडेंटिफाई किए हैं और वो हेलीपैड को हम लोग जैसे ज़रूरत पड़ने में तुरंत एक्टिवेट भी किया जाएगा। और इवैक्यूएशन प्लान के लिए सुरक्षित जो विक्टिम होंगे उनको या पोलिंग पर्सन भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है या पैरामिलिट्री भी हो सकता है, उन लोगों को वहाँ पर लेके आने के लिए हमारे पास 2 कंटिजेंसी रिजर्व रखे हुए हैं। एक हमारे साथ रहेगा एसएसपी जमशेदपुर के साथ, एक एसपी रूरल के साथ। कहीं भी कोई अप्रिय घटना होने पर हम लोग तुरंत वहाँ पर जाके अपना रिलीफ का कार्रवाई करेंगे और री-इन्फोर्समेंट का कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा मेडिकल प्लान भी जिला के जो सिविल सर्जन द्वारा विस्तृत हुआ माइक्रो प्लान दिया गया है, कहाँ पर हमारा एम्बुलेंस खड़ी रहेगी, कहाँ पर हमारा जो है पैरामेडिक पर्सनल रहेंगे, ये सभी चीज़ संबंधित थाना प्रभारी BDO CO को दिया गया है। उनके पास ये सूचना है कि कौन कहाँ पर हम लोग को नज़दीक में मेडिकल का सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा जो है जॉइंट कंट्रोल रूम पैरामिलिट्री का 3 कंपनी हमारा तैनात हो रही है, उनका वायरलेस का जॉइंट कंट्रोल रूम और हमारा वायरलेस का कंट्रोल रूम, ये दोनों हम लोग घाटशिला थाना में स्थापित कर रहे हैं आज शाम 6 बजे से लेके, और जब तक मतदान बैलेट जो बॉक्स है वो जब तक जमा नहीं होती है और पूरे पार्टी सुरक्षित नक्सल इलाका से बाहर नहीं आती है तब तक वो कार्यरत रहेगी। और इसके अलावा कल सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर का जॉइंट ब्रीफिंग किया गया है, नक्सल क्षेत्र में कैसे उनको मतलब कि SOP को पालन करना है और सुरक्षित जो बल दिया गया है उसमें कैसे ये करना है। इसके अलावा जो भी हमारे वहाँ का प्रॉब्लम्स हो सकती है उनको बताया गया है कि यदि कोई प्रॉब्लम होती है किस प्रॉब्लम का कैसे रिएक्ट करना है, किससे संपर्क करना है, इस संबंध में भी उन लोगों को पूरी तरह से ब्रीफिंग किया गया है। इसके अलावा जो प्रथम फेज़ का स्ट्रांग रूम है JC हाई स्कूल घाटशिला, उनको भी हम लोग पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं बहुत एडमिनिस्ट्रेटिवली एज वेल एज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ मैटर में, और इसमें ज़रूरत बल वगैरह दिया गया है और उसका रिसीविंग करने के लिए भी वाहन पड़ाव और वहाँ का ड्रॉप गेट ये सब कुछ हम लोग तैयार कर चुके हैं। और ये जो हमारा कल डिस्पैच पार्टी है कोऑपरेटिव कॉलेज बिष्टुपुर से, ये चारों ब्लॉक में पार्टी डिस्पैच की जाएगी सुबह 8 बजे से लेके, और इसको पूरी तरह से हम लोग मॉनिटर करेंगे। और इसमें जिला प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन पूर्व सिंगिंग द्वारा ये आग्रह है कि पूरे जो है मतदान करने वाले व्यक्ति किसी भी प्रलोभन या किसी भी अपने बाइक के दूर रखते हुए अपना मतदान को प्रयोग करें, ताकि इस जो फर्स्ट फेज हम लोगों के लिए अच्छे वातावरण में और हाई वोटर टर्नआउट में होगी, तो फिर हम लोग को बाकी 3 चरण में करने के लिए हम लोग की भी सुविधा होगी। धन्यवाद। और अब बात करते हैं चांडिल के चिलगू में घटी भीषण सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की हुई मौत की। सरायकेला के चांडिल अंतर्गत चिलगू में बारातियों से भरी पिकअप वैन के डिवाइडर से टकराकर उलट जाने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो गए। बारात से लौटते वक्त हुए उक्त हादसे में घायल 3 लोगों को रिम्स भेजा गया है, जबकि बाकी लोगों का MGM अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि गुरुवार तड़के चांडिल थाना के चिलगू पुलिया पर बारातियों से भरी एक पिकअप वैन पुलिया के डिवाइडर से टकराकर उलट गई। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन के चालक को झपकी आ जाने के कारण हुए इस हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों एवं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को MGM अस्पताल भिजवाया। बताया गया कि दुर्घटना के शिकार सभी लोग उर्माल गांव के निवासी हैं, जो बारात से लौट रहे थे। स्थानीय निवासी दुर्योधन गोप ने बताया कि तड़के सुबह घटी इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस मंगाई, तभी चांडिल पुलिस की टीम भी आ पहुंची। फिर सभी घायलों को MGM अस्पताल भिजवाया गया। चांडिल प्रखंड के उर्माल दारदा के गांव के रहने वाले थे, जिसमें ये लोग बाराती गया था रामगढ़ बाराती के लौटने के क्रम में भोर 5-10 बजे क्योंकि सरबड़ा इस पुलिया के समक्ष डिवाइडर से टकरा जाने के बाद पूरी तरह से जो गाड़ी जो है मतलब पक्की हो गई, और उसके बाद इसमें जो 15-16 व्यक्ति थे जो कि पूरी तरह से जख्मी भी हो गया, और 3 से 4 जन यहीं पे अब स्पॉट में डेथ हो गया। इसके चलते तत्काल हम लोग प्रशासन को फ़ोन किया गया, प्रशासन भी तत्काल ही आया 10 मिनट के बाद। उससे पहले हम लोग 2 एम्बुलेंस पहले बुला चुके थे, 2 एम्बुलेंस में सभी ग्रामीण
मिल करके सभी को अस्पताल भेजने का काम किया। वहीं चांडिल थाना प्रभारी शंभू शरण दास ने बताया कि दुर्घटना की सूचना पाकर वे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एवं ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को पुलिस बल के साथ एमजीएम अस्पताल भिजवाया गया। चौका एक गाड़ी थी जिसमें बाराती संभवतः लौट रहे थे, वो चिलगू पुल के पास एक्सीडेंट हुआ, उसमें पलट जाने के कारण लगभग 3 सीरियस थे काफ़ी गंभीर रूप से और 6-7 को घायल भी हैं उसमें, और सभी को गांव वाला सहयोग से, स्थानीय लोगों के सहयोग से, काफ़ी मदद से और सभी को उठा के और एमजीएम हॉस्पिटल इलाज हेतु भेजा गया है और साथ में पदाधिकारी भी थाना से भेजा गया है। उधर घायलों के एमजीएम अस्पताल पहुंचने पर वहां डॉक्टरों ने एक जख्मी को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी का इलाज शुरू किया गया। सूचना पाकर घायलों के परिजन एवं ईचागढ़ विधायक सविता महतो भी एमजीएम अस्पताल पहुंची। सविता महतो ने चिकित्सकों से मिलकर घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था कराई। हालांकि गंभीर रूप से घायल 3 मरीजों को डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया है, जबकि बाकी का वहीं इलाज चल रहा है। विधायक सविता महतो ने बताया कि अपने चुनाव क्षेत्र में भीषण दुर्घटना की सूचना पाकर वे एमजीएम अस्पताल पहुंची एवं घायलों के बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों से बात की है। 3 लोग रिम्स रेफर किए गए हैं, जबकि बाकी लोगों का एमजीएम अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। ये हमारे क्षेत्र ईचागढ़ कालक लड़ा की घटना है, जो सुबह घटना, एक बहन बारात से लौट रहे थे और अचानक चिलगू में ये घटना घटी जो काफ़ी गंभीर। यहाँ पर 4 देख कर गए और 3 को रिम्स भेज रहे और कई 7-8 यहाँ पर घायल है और एमजीएम में। उसे हम जैसे ही हमको सूचना मिली तो मैं यहाँ पर पहुँची हूँ अभी हॉस्पिटल में। जो ज़्यादा गंभीर है उनको तो रिम्स भेज रहे हैं और जो यहाँ पर हैं वो लोग को बेहतर से बेहतर जल्द से जल्द इलाज अभी शुरू कर दिया है और जो भी अभी उस हिसाब से जिसको जो ज़रूरत है उस हिसाब से इलाज शुरू बात करेंगे रिम्स में भी डॉक्टर से कि जल्द से जल्द जैसे ही पहुँचते हैं लोग का इलाज शुरू किया जाए। और अब बात करते हैं 40 साल से सरकारीकरण की बाट जो रहे सिद्धू कान्हू हाई स्कूल की। सुंदरनगर मुख्य मार्ग स्थित सिद्धू कान्हू मेमोरियल हाई स्कूल बीते 40 वर्षों से सरकारीकरण की बाट जो रहा है। स्कूल का सरकारीकरण नहीं होने से जहां क्षेत्र के 600 आदिवासी छात्र छात्राएं सरकारी सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं, वहीं उक्त हाई स्कूल के शिक्षकों को भी आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के सुंदरनगर स्थित सिद्धू कान्हू मेमोरियल हाई स्कूल की स्थापना 1982 में क्षेत्र के आदिवासी बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने के उद्देश्य से हुई थी। लेकिन इस स्कूल की विडंबना देखिए कि स्थापना के 40 साल बाद और सारी अहर्ताएं पूरी करने पर भी इसके सरकारीकरण की फाइल रांची स्थित शिक्षा विभाग के मुख्यालय में धूल फांक रही है। स्कूल के हेडमास्टर बनवारी दास व सहायक शिक्षकों तारापद गोप एवं विकास महतो ने बताया कि स्कूल के सरकारीकरण की फाइल अविभाजित बिहार के दौरान ही तैयार हुई थी, जिसके बाद झारखंड शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल का 6 बार भौतिक निरीक्षण भी हो चुका है, लेकिन इस पूरी कवायद का नतीजा अब तक सिफर ही है। वर्ष 2005 में राज्यपाल तक आवेदन पहुंचा, फिर भी स्कूल का सरकारीकरण क्यों नहीं हो पाया, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। स्कूल 1982 इस क्षेत्र में यहाँ के जनताओं द्वारा शिक्षा विकास के लिए स्कूल बनाया गया और स्कूल दिन प्रतिदिन बेहतर होते गया और स्कूल जितने भी सरकारीकरण के लिए मापदंड बना है, सब मापदंड को पार करते हुए इस हर कार्यालय में पत्राचार भी हुई बिहार से लेकर झारखंड तक, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज तक ये सरकारीकरण नहीं हुए, जिसके कारण बच्चे तो पीड़ित ही हैं, साथ साथ यहाँ के शिक्षक भी शोषित हैं। मैं आशा करता हूँ इसको यदि सरकारीकरण हो तो सभी बच्चे सुविधा पाएंगे। हमारे शिक्षक जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उनका जूझना खत्म होगा और अपना जीवन बेहतर होगा। यहाँ उन लोग बच्चे यहाँ जो फीस दे रहे हैं, बहुत गरीब बच्चे फीस देने लायक भी नहीं है, लेकिन उनको ज़बरदस्ती फीस देना पड़ रहा, क्योंकि यदि फीस नहीं देंगे शिक्षक का मानदेय नहीं होगा। ठीक है, यदि सरकारीकरण होगा तो हम लोग चाहते हैं कि गरीब बच्चे और साथ में और जितने बच्चे हैं अच्छा शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त कर सके और अपना परिवार, अपना गांव, अपना
पंचायत अपना राज्य का नाम रोशन कर सके और आगे उनका भविष्य बेहतर बना ले। ये स्कूल बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से 1982 से चले आ रहे हैं। स्कूल का उस समय ये स्कूल चला जिस समय इस क्षेत्र में ही कोई विद्यालय नहीं था। एक ही उद्देश्य था कि खास तौर से जो महिलाओं के बहुत दूर जाना पड़ता था उसको सामने हो, सभी गरीब बच्चे, दलित बच्चे जो सबको एजुकेशन मिले, और ये प्रयास में सब शिक्षक कार्यरत रहे, अपना एकाग्रचित होकर सबका प्रयास, अथक परिश्रम रहा। हम लोग भी वही प्रयासरत कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ देखें, जो बच्चे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, सामने से, लोकल से, बहुत दूर से भी आते हैं साइकिल से, कम से कम मूलभूत सुविधा ही इन लोगों को मिलना चाहिए था। जैसे कि साइकिल जो सरकार की तरफ से मिलता था, किताबें मिलता था, मिड डे मील वगैरह, छात्रवृत्ति, ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा, जिसमें हम लोग थोड़ा सा इसमें दुखी है कि सरकार की तरफ से इसको अनदेखा किया जा रहा है, जबकि बच्चे और टीचर अपना अथक परिश्रम, अथक प्रयास सेम उसी तरह से करते जा रहे हैं। इसका स्कूल 40 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिल रहा है। हम लोग उसके लिए प्रयासरत है, लेकिन कुछ भी अभी भी सरकार की तरफ से हेल्प नहीं मिल रहा, जिससे बच्चा लोगों को भी इससे हानि हो रहा है। जैसे सरकारी स्कूल वगैरह में बहुत सारा मदद मिल रहा है, लेकिन हम लोग का स्कूल में अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी मदद नहीं किया जा रहा है। हम लोग तो प्रयासरत है, लेकिन सरकार का तरफ से ही अभी तक कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम लोग का स्कूल में बच्चे भी बहुत सारा हैं, 600-700 बच्चे हैं। आइए बात करते हैं सरकारी उदासीनता से पहचान खोते पातकुम संग्रहालय की। सरायकेला के चांडिल क्षेत्र अंतर्गत पातकुम स्थित संग्रहालय विभागीय उदासीनता एवं अनदेखी के कारण अपनी पहचान खोता जा रहा है। समुचित देखभाल के अभाव में प्रकृति की हरी भरी वादियों में स्थापित इस संग्रहालय परिसर का आकर्षण खोता जा रहा है, जिससे वहां आने वाले पर्यटकों की संख्या भी नगण्य रह गई है। झारखंड अलग राज्य गठित होने के बाद राज्य सरकार ने क्षेत्र में पर्यटन के विकास के उद्देश्य से पातकुम में राजकीय संग्रहालय की स्थापना की थी। इसके विस्तृत एवं सुसज्जित परिसर में क्षेत्र के विभिन्न भागों में मिली पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को संग्रहित किया गया था। इस संग्रहालय की देखरेख की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे आरंभिक दिनों में यहाँ काफी पर्यटक आते रहते थे, लेकिन प्रकृति की हरी भरी वादियों के बीच बसा ये संग्रहालय सरकारी उपेक्षा का शिकार होता चला गया और आज स्थिति ये है कि संग्रहालय के परिसर की साफ सफाई व फूल पौधों की देखरेख भी नहीं हो पा रही है। परिसर में लगे फूल के पौधे पानी के अभाव में सूख रहे हैं। संग्रहालय परिसर में लगे चापाकल, फाउंटेन व हाई मास्ट लाइट महीनों से खराब पड़े हैं। संग्रहालय में पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। इसका नतीजा ये है कि संग्रहालय में क्षेत्र की पुरानी धरोहर के रूप में रखी पुरातात्विक वस्तुएं एक बार फिर गुमनामी का शिकार होती जा रही है। बिजली की व्यवस्था नहीं होने से शाम ढलते ही पातकुम संग्रहालय अंधकार में गुम हो जाता है। वर्षों पहले यहाँ रोजाना दर्जनों पर्यटक संग्रहालय देखने आते थे, लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण अब उनकी संख्या भी नगण्य हो गई है। अब आलम यह है कि कभी कभार ही कोई इक्का दुक्का पर्यटक पातकुम संग्रहालय का रुख करते हैं। पातकुम संग्रहालय को क्षेत्र के आकर्षण के रूप में विकसित करने के नेताओं व अधिकारियों के वायदे वर्षों बाद भी वायदे ही रह गए हैं। संग्रहालय के गार्ड हरिकृष्ण सिंह सरदार ने बताया कि संग्रहालय में पानी, लाइट आदि की व्यवस्था नहीं होने से वहां कुछ नहीं हो पा रहा है। परिसर में लगे फूलों के पौधे भी सूखते जा रहे हैं। उनका ये सब पौधा सब भाई मर जाता है। पानी का व्यवस्था होने से थोड़ा ये सब पौधा सब होगा। फूल पौधा के देखने के लिए टूरिस्ट लोग आएगा तो देखेगा हरा भरा, है ना। आज बहुत दिन से आ रहा है, कम से कम 6 महीना 7 महीना हो रहा है। हाँ, खराब है। हम लोग को बड़ा बाती वही जल नहीं रहा है, उसी में ठीक रहेगा, सिंचाई रहेगा। इसमें सिंचाई आया था 2 रोज पानी, उसके बाद देखिए थोड़ा हरा हरा रहेगा। आपने तो देखिए ना कितना मरा है, क्या करेगा इसमें। बात करते हैं सिद्धगुड़ा में महिला से पर्स छिनतई के 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी की। जमशेदपुर के बागुन नगर में विगत 10 मई को बाइक सवार 2 युवकों द्वारा महिला से पर्स छिनतई के मामले के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
दोनों के पास से पुलिस ने महिला से लूटा गया पर्स, रेडमी का मोबाइल फोन व नगद रुपए व दस्तावेजों के साथ ही लूट में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली है। सिद्धगुड़ा थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों में बिरसा नगर जोन नंबर 3 का श्याम पोद्दार व वहीं के सोनू लोहरा शामिल हैं, जिनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि 10 मई को बागुल नगर नानक रोड में महिला से पर्स की छिनतई की सूचना मिलने पर क्षेत्र में गए पुलिस गश्ती दल को वहां से अपराधियों की बाइक बरामद हुई। बताया गया कि पर्स छिनतई कर भाग रहे अपराधी बाइक से गिर जाने के बाद बाइक छोड़कर फरार हो गए थे। इसके बाद बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पहचान कर पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी पहले भी वाहन चोरी समेत अन्य मामलों में जेल जा चुके हैं। दिनांक 10/5/2022 को बागुल नगर स्थित नानक रोड में एक महिला के साथ पर्स छिनतई की घटना हुई थी, जिसमें 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के द्वारा घटना कारित की गई थी। पुलिस की तत्परता से वहां पे मोटरसाइकिल सवार बाइक छोड़कर फरार हो गए, जिसके मोटरसाइकिल की निशानदेही पे हम लोग अभियुक्त की गिरफ्तारी और छापामारी प्रारंभ किए। इसमें घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक सोनू लोहरा और श्याम पोद्दार, जो दोनों बिरसा नगर के रहने वाले हैं, इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों को गिरफ्तार किया गया और दोनों की निशानदेही पे घटना में चोरी गए और घटना में लूटे गए सामानों की बरामदगी की गई, जिसमें मोबाइल फ़ोन, महिला से छीना गया रुपया और गुरुद्वारा की चाबी सभी को जब्त किया गया। ये इस चीज़ को खंगाला जा रहा है, लेकिन पूर्व में ये जेल जा चुके हैं और ये मोटरसाइकिल के चोरी में जेल जा चुके हैं। सारे पैसे बरामद नहीं हुए हैं, उसमें से कुछ इनके द्वारा खर्चा कर दिया गया है। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री स्वर्गीय पीएन बोस की 167वीं जयंती मनाए जाने की। जमशेदपुर में गुरुवार को देश के अग्रणी भूगर्भ शास्त्री व टाटा स्टील की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय पीएन बोस की 167वीं जयंती मनाई गई। नॉर्दर्न टाउन स्थित डायरेक्टर्स बंगलो के पास पीएन बोस मेमोरियल पर कंपनी प्रबंधन व नगर की कई संस्थाओं की ओर से भी उनकी प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। बताते चले कि देश में भूगर्भ शास्त्र के पुरोधा स्वर्गीय पीएन बोस ने ही स्वर्गीय जेएन टाटा को सबसे पहले कोल्हान एवं आसपास के क्षेत्रों में लौह अयस्क कोयला एवं पर्याप्त जल स्रोत उपलब्ध होने की जानकारी दी थी। इसके बाद ही स्वर्गीय जेएन टाटा ने जमशेदपुर में स्टील प्लांट लगाने का निर्णय लिया। उनके इस अवदान को याद करते हुए गुरुवार को जमशेदपुर में स्वर्गीय पीएन बोस की 167वीं जयंती मनाई गई। नॉर्दर्न टाउन आर्मरी ग्राउंड के सामने स्थित स्वर्गीय पीएन बोस मेमोरियल पर टाटा स्टील प्रबंधन की ओर से आयोजित जयंती समारोह में मुख्य अतिथि टाटा स्टील रॉ मटेरियल्स के वीपी डीबी सुंदर रमन, सम्मानित अतिथि टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी, टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विसेज के वीपी चाणक्य चौधरी व अन्य अधिकारियों ने स्वर्गीय पीएन बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। टाटा स्टील रॉ मटेरियल्स के वीपी डीबी सुंदर रमन ने कहा कि टाटा स्टील जमशेदपुर शहर एवं उससे जुड़ी माइंस स्वर्गीय पीएन बोस की विजनरी का ही परिणाम है। आज उनकी 167वीं जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने पहले एक चीज़ बताया है जेएन टाटा सबको कि यहाँ पर आपका पानी और आयरन और कोल सब उपलब्ध है, तो ये अच्छा जगह है जहाँ पर हम लोग स्टील प्लांट लगा सकते हैं, जिसका परिणामवश हम लोग देख रहे हैं कि आज इतना बड़ा स्टील प्लांट है और माइंस है और इतने लोग काम कर रहे हैं और सब हम लोग सब जो है उनको आभारी प्रकट करते हैं श्री पीएन बोस जी का। वो विजनरी है, उनके विजन के चलते हम लोग आज यहाँ पर काम कर रहे हैं। वहीं टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विसेज के वीपी चाणक्य चौधरी ने स्वर्गीय पीएन बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय पीएन बोस भारत में भूगर्भ शास्त्र के जनक माने जाते हैं। भूगर्भ शास्त्र में उन्होंने जितना काम किया वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अगर पीएन बोस नहीं होते तो टाटा स्टील प्लांट यहाँ नहीं लगता। वहीं झारखंड बंगाल समन्वय समिति एवं अमल संघ की ओर से भी स्वर्गीय पीएन बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पीएन बोस को हम लोग मानते हैं कि वो जियोलॉजी के लिए फादर ऑफ इंडिया हैं, बिकॉज उन्होंने जितना काम जियोलॉजी के लिए किया है बहुत ही सराहनीय है। और कैसे एक इंडिविजुअल, एक इंसान की सोच और उनका एक तरीका आगे बढ़ाने का एक सेक्टर का कैसे शेप ले सकता है, ये एक मिसाल बन के सामने आता है। और टाटा स्टील के लिए हम लोग शायद ये प्लांट यहाँ ना लगाते अगर उन्होंने वो पहल नहीं दिखाई होती और चिट्ठी नहीं लिखी होती कि आप अगर स्टील प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस जगह को ज़रूर देखें, यहाँ पे आयरन ओर की रिचनेस है। कोयला ऑलरेडी धनबाद एरिया में
सबको मालूम था कि वहाँ कोल माइनिंग होती है, बिकॉज वो 1700 से चालू है। और इस कारण से आज आप देखिए जमशेदपुर जो कि एक छोटा एक 100,000 1 लाख टन की क्षमता से बना था, आज वो 11 मिलियन टन की कैपेसिटी पे है। तो हम लोग हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं, उनको हमारी तरफ से नमन देते हैं और हम सोचते हैं कि आज के दिन में भी अगर उनसे कुछ शिक्षा कोई ले सके और उनसे कुछ गाइडेंस ले सके कि कैसे आपकी एक छोटी सी सोच और पहल पूरे देश को और प्रदेश को चेंज कर सकती है। वहीं झारखंड बंगाल समन्वय समिति एवं अमल संघ की ओर से भी स्वर्गीय पीएन बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी स्वर्गीय पीएन बोस मेमोरियल पहुंचकर स्वर्गीय पीएन बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने स्वर्गीय पीएन बोस को देश व स्टील उद्योग के लिए उनके योगदानों की चर्चा करते हुए जमशेदपुर व टाटा स्टील के प्रति उनके अवदानों की चर्चा की। संस्था की प्रतिनिधि पूर्वी घोष ने स्वर्गीय पीएन बोस के जीवन एवं उनके अवदानों की चर्चा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड बंगाल समन्वय समिति और अमूल संघ की ओर से आज पीएन बोस, जिसके सपना, जिसका खोज से आज टाटा स्टील पूरा वर्ल्ड में फेमस है, उन्हीं के 167 बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उनको श्रद्धांजलि ज्ञापन करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। 1855 12 मई को प्रमुखनाथ का जन्म हुआ था और कलकत्ता सेंट जेवियर से पास करने के बाद लंदन से वो भूतत्वविद का जियोलॉजी का पढ़ाई करके इंडिया आए थे और इंडिया में नुआ मुंडी मोहरगंज में पहले उन्होंने जो मिनरल्स, आयरन, इनका ही खोज जो है, वो इतने बड़े पायनियर जियोलॉजिस्ट थे कि जिसके चलते टाटा ने आज जो जमशेदपुर बसा है, इतना बड़ा जो टाटा स्टील का हम लोग का सारा विश्व में फेमस है, उन्हीं का सपना, उन्हीं का दिन से आज हम लोग, इसीलिए आज उनका 167 बर्थडे में हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।